हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और आज का सेशन शुरुआत करने से पहले सभी को जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब बढ़िया होंगे घर पे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। हाँ, हम सोच रहे हैं मतलब आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे ना। ऐसा नहीं कि हमारे सोचने के खिलाफ आप ऐसे कुछ अलग सी एक्टिविटी कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मटर गश्ती कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें अलाउ नहीं है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। तो हम तो हमारी तरफ से हेल्प कर ही रहे हैं, जितने सारे क्वेश्चन है 1 बाय 1 हम डिस्कस कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस बाय कर ही रहे हैं ना। तो आज का हमारा मेन मुद्दा जो है, मेन एजेंडा क्या है, हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर शाउट-स्क्रीनिंग का क्या, मोशन इन 1D, है ना। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या होता है आपका पहला मोशन चैप्टर, है ना। मोशन में क्या क्या चीज़ें आती है वो हम इसके बारे में क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको यहाँ पे डिलीवर कर पाऊँ, है ना। तो पेन कॉपी ले लीजिएगा और अच्छे से जो भी क्वेश्चन आए वो खुद से नोट्स बनाइए, या क्वेश्चन आए तो खुद से सोल्व करिए, उसके बाद आप आंसर देखिए, है ना। एक बार खुद से भी थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मोशन को पढ़ने से पहले आपको वो एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, क्या, फिजिक्स, है ना। फिजिक्स की जो है हम अलग अलग ब्रांच में हमने डिवाइड कर रखा है। जैसे लाइट को हम बोलते हैं क्या, ऑप्टिक्स लाइट से रिलेटेड। तो इसी मोशन से रिलेटेड जो फिजिक्स की ब्रांच है उसको हम बोलेंगे क्या, मैकेनिक्स, है ना। मैकेनिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और मोशन, है ना। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है तो उसकी स्टडी को आप क्या बोलोगे, मैकेनिक्स बोलोगे, है ना। और ये मैकेनिक्स कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में, एक स्टैटिक्स और दूसरा डायनेमिक्स है ना। स्टैटिक का मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और डायनेमिक का मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है ना। मोशन में, तो मोशन ये क्या दिखाएगा आपको, मोशन, है ना, ये वाला डायनेमिक्स। और ये क्या दिखाएगा आपको, रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में उसको आप बोलोगे स्टैटिक्स, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में तो उसको आप बोलोगे क्या, डायनेमिक्स। अगर मोशन भी आगे जाने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड है, काइनेमेटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक्स में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में हम ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं, पर एक में बस इतना सा है, हम कोज ऑफ मोशन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। सर कोज ऑफ मोशन क्या होता है, कोज ऑफ मोशन का मतलब वो होता है जिसकी वजह से वो मोशन में आई है ना। मोशन में क्यों आती है, कोई ना कोई फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पे, तभी तो वो मोशन में आएगी। तो अगर आप मोशन के साथ साथ फोर्स को कंसीडर कर रहे हो, है ना, मोशन के साथ साथ फोर्स को कंसीडर कर रहे हो तो वो काइनेटिक्स। और विदाउट फोर्स का मोशन, जिसमें कोज ऑफ मोशन हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं, वो आएगा काइनेमेटिक्स, है ना। तो जो हमारा जो पहला चैप्टर है मोशन इन 1D वो काइनेमेटिक्स पे है। दूसरा जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन वो काइनेटिक्स पे है, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन में क्या आ जाता है, मोशन के साथ साथ फोर्स भी इंक्लूड में आ जाता है। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आया है तो किसकी वजह से आया है ना। तो उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। तो ये वाला जो आ रहा है ये मोशन विथ कॉज, है ना। और ये किस में आएगा, मोशन विदाउट कॉज। तो इसमें जो आपका चैप्टर आता है क्या, मोशन इन 1D। और इसमें जो चैप्टर आता है कौन सा आता है, लॉज ऑफ मोशन। क्योंकि इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं ना। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें आप ऑब्जेक्ट के रेस में और मोशन की स्टडी करते हो तो वो मैकेनिक्स होगा। और मैकेनिक्स आगे जाने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, अगर ऑब्जेक्ट रेस में तो स्टैटिक, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में तो डायनेमिक्स, है ना। और यही डायनेमिक 2 पार्ट में डिवाइड है, बिना क्या बोलेंगे हम, बिना कोज, मतलब उस मोशन के साथ साथ हम वो मोशन में क्यों आई है ना। विदाउट फोर्स का मोशन आएगा तो वो काइनेमेटिक्स, और मोशन के साथ साथ अगर आप फोर्स को भी इंक्लूड कर दे तो वो काइनेटिक। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर बॉल अगर मोशन में जा रही है, अगर उस पर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ओनली हम उसके मोशन की स्टडी कर रहे हैं कि इनिशियल ये था, बाद में ये वेलोसिटी हो गई, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, फोर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बस उसकी मोशन हम पढ़ रहे हैं। तो मोशन पढ़ रहे हैं तो वो आएगा किसमें, काइनेमेटिक्स में।
और इसी मोशन के साथ आप जब फोर्स भी लगा देते हो तो वो आएगा क्या, काइनेटिक्स आएगा, है ना। अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, क्या, मोशन और रेस्ट, है ना। अब अच्छा जी, आप चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है, मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है ना। एन ऑब्जेक्ट क्या होता है, मोशन आपको क्लियरली है, पंखा चल रहा है तो वो क्या है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा होगा। मैं देखो आपकी आंखों के सामने ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, ये घूम रहा हूँ तो क्या एक जगह पे खड़ा हूँ या बार बार पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, है ना। तो एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम या विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर वो ऑब्जेक्ट हर बार उसकी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो आप बोलोगे कि इसमें रेस्ट में, और एक जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, उसकी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, है ना। जैसे एक सेकंड में आप मेरे को यहाँ पे देख रहे हो, अगले सेकंड पे मेरी पोजीशन चेंज हो गई, अगले सेकंड में फिर चेंज हो गई, तो उसको आप क्या बोलोगे, मोशन बोलोगे, है ना। जैसे सन देख लो, सन क्या होता है, सनराइज होता है सुबह और सनसेट शाम को होता है, तो वो कंटिन्यूसली किस में रहता है, मोशन में रहता है ना। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बस में जा रहे हैं तो बस में कभी बिल्डिंग पीछे जाती हुई दिखती है तो बिल्डिंग हमारे वो क्या हो गई, मोशन हो गई, ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो जो कंटिन्यूसली चेंज करता रह रहा है उसकी पोजीशन, वो आ गया किस में, मोशन में, और जो ऑब्जेक्ट को पोजीशन चेंज नहीं करता है वो किस में आएगा, रेस्ट में, है ना। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, एन ऑब्जेक्ट दैट चेंज its position with respect to time and with respect to surrounding, है ना, with respect to surrounding is called object at an object is in motion, है ना। मूविंग फैन, मोशन ऑफ सन, ये सब किसके, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, है ना। अगर रेस का बोलो, रेस का क्या आएगा, एन ऑब्जेक्ट दैट an object does not change its position, है ना। अगर वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस में, रेस्ट में, दैट नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time and with respect to surrounding, है ना। then we can say object is at rest, अगर वो किस में है, रेस्ट में, है ना। अगर ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है तो आपको क्या बोलोगे, वो मोशन में है, और अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो आप बोलोगे कि इसमें है, मोशन में, है ना। और इसी के बाद आप बोलोगे कि आप पॉइंट ऑब्जेक्ट किस भी नहीं, जैसे आप, मैं इसी पेन को देख रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये इसकी साइज बहुत बड़ी है, जिसमें कोई मासलेस, अगर आप बोल सकते हैं, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है ना। अगर इसी मार्कर को या इसको मैं दूर ले जाता जाऊँ तो ये छोटा होता जाएगा और इतनी दूर ले जाओ कि आपको बिल्कुल छोटा सा पॉइंट साइज का दिखेगा, है ना। तो उसी को आप बोलोगे क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलोगे। जैसे हम यहाँ अर्थ पे खड़े हैं तो स्पेस में से आप अगर किसी पर्सन को देख रहे हो तो वो पर्सन जो स्पेस में जो भी देख रहा है उसके रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। हमारे यूनिवर्स की साइज बहुत बड़ी है तो यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में अगर हमारे अर्थ को देखोगे आप तो अर्थ जो है वो क्या हो जाएगी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगी, है ना।
मतलब आप जितनी दूर आप ले जा सकते हो उतनी दूर ले जाओ। और जैसे ये इसी का मैंने एग्जांपल दिया था, है ना, जी अब धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, एक बिल्कुल एक पॉइंट साइज का आपको दिखने लगेगा, है ना। पास में लागो तो वैसे बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा, तो जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है और उसके पास कुछ ना कुछ मास होता है, तो उसको आप बोलोगे क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलोगे, है ना। तो मूविंग पर्सन ऑन अर्थ, जैसे पर्सन को आप कहाँ से देखते हो, स्पेस से देख रहे हो, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अर्थ भी हो क्या हो जाएगी, यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से नासिक जो है या कुछ भी बोल दो 600 या 500 400 किलोमीटर दूर है, तो आपने ये डिस्टेंस कहाँ से बताई है, यहाँ से बताई है ना। जहाँ आप लातूर से बता रहे हो, है ना, लातूर से कितनी डिस्टेंस पे 400 या ऐसे जो है ना। तो 400 किलोमीटर आपने रेफरेंस किसको माना, है ना, रेफरेंस माना किसको, लातूर को माना। या फिर मैं बोल दूं अगर यहाँ पे 2 पॉइंट है, अब आप यहाँ पे मुझे ये बताना है कि 2 मीटर पे आपको 2 सेंटीमीटर पे आपको एक पॉइंट लोकेट करना है। तो सर आप मुझे आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा, सर इधर से 2 सेंटीमीटर पे लोकेट करना है या इधर से 2 सेंटीमीटर लोकेट करना है ना। तो जहां से आप रेफरेंस मानोगे वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। मैंने बोला इस यहाँ से, तो इस पॉइंट को आप क्या मानोगे, रेफरेंस मानोगे ना। तो यहाँ से इसके लिए 2 सेंटीमीटर पे हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट है लोकेट कर दिया। अगर उधर से करना था तो उसके रेस्पेक्ट में वो क्या हो गया, वो एक रेफरेंस पॉइंट हो गया या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, है ना। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी होता है। जैसे मोबाइल नंबर ले लो, है ना, आपका मोबाइल नंबर आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि किसी और को लग जाएगा। तो मोबाइल नंबर पर्टिकुलरली आपको पॉइंट कर रहा है, तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट हुआ, है ना। जैसे घर का एड्रेस देखो तो आप बोलोगे क्या, विशाल नगर, है ना, ऐसे कुछ बोल दो, गली नंबर 3, गली नंबर 4, है ना, गली नंबर 4। तो ये गली नंबर क्या पॉइंट कर रहा है ना। गली नंबर जो है आपका रेफरेंस, जो भी घर का एड्रेस है वो रेफरेंस कर रहा है। अगर मैं गली नंबर 4 की जगह गली नंबर 10 कर दूं, तो आपका घर की पोजीशन ही चेंज हो जाएगी, है ना। तो आपका घर जो 4 में था वो उठ के कहाँ चला जाएगा, 10 में। तो जैसे ही आपने एड्रेस में कुछ चेंज करा, तो वो आपका रेफरेंस पॉइंट भी चेंज हो गया। मतलब अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज हुआ तो आपकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। किसी जैसे अब मैं आप कुछ भी बोलो, जैसे नियर साई मंदिर या ऐसे कुछ बोल दो। अगर मैं बोल दूं नियर बाई शिवाजी चौक, नियर बाई वो, तो जो भी जो पर्टिकुलर एड्रेस था वो उठ के कहाँ चला जाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा। तो आपने रेफरेंस बदला तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट को, उसको पोजीशन को फिक्स करने के लिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, है ना। अगर रेफरेंस पॉइंट बदला, अगर जैसे मैं बोल दूं कि आप गली नंबर 3 में वहाँ पे आओ, एक नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ से राइट की तरफ मुड़ना है, तो राइट भी है ना, वहाँ से 3rd मकान। तो अब राइट तो नहीं गए और लेफ्ट चले गए, लेफ्ट में 3rd नंबर पे बेल बजा रहे हो। अब वहाँ पे जो आप जाना था वो तो नहीं आया, पर कोई दूसरा आ गया। तो वहाँ जाने के बाद वो अंदर बुला के आपको क्या करेगा, थोड़ी सी अच्छी सी, क्या कर रहे हो, गुलाब जामुन खिलाइएगा, नहीं मारेगा अलग, है ना। क्यों, आप दूसरों के घर में बिना अनजान किए घुस रहे हो ना। तो ऐसे ही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कभी भी नहीं चेंज करना चाहिए, तो कुछ भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है ना। तो किसी भी पॉइंट को ऑब्जेक्ट जो है पोजीशन को फिक्स करने के लिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। जैसे हम यही एक जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं क्या, वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस। अगर मुझे यहाँ पे 2,2 शो करना है, तो क्या करते हैं हम, ये 1 और 2, ये 1 और 2, यहाँ से हम यहाँ क्या करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं ना, 2,2। अब आपने ये मेजर कैसे करा, किसको रेफरेंस माना, आपने इस पॉइंट को रेफरेंस माना, किसको, 0,0। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, है ना। क्योंकि इसी को मान के आप 1 2 1 2 ये सारी चीजें डिनोट कर रहे हो, है ना। तो अगर इस पे एक्सिस पे अगर कोई भी अगर आपको पॉइंट डिनोट करना है या रेफरेंस लिखना है, तो उसको आप रेफरेंस मानोगे, है ना। रेफरेंस मान के इसकी पोजीशन को आप डिसाइड कर सकते हो। अगर रेफरेंस नहीं मानोगे तो वैसे कैसे आप उसकी पोजीशन फिक्स करोगे,
है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस भी आप पॉइंट को या उसकी पोजीशन फिक्स करने के लिए जिसको रेफरेंस मान रहे हो वो हो जाएगा उसका क्या, रेफरेंस पॉइंट, है ना। तो अच्छे से समझ में आया होगा, आयो में ना, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए हैं रेफरेंस पॉइंट को समझाने के लिए, है ना। एक बार तो आप गलत घर में भी घुस गए थे। अब आता है क्या, मोशन इन डायमेंशन, है ना। अब मैं मोशन इन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, मोशन इन 1D 2D एंड 3D। अगर ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में जा रहा है ना, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे ऐसे मोशन कर रहा हो, तो अब इसको जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है इस मोशन को दिखाने के लिए मुझे एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पे अगर वो ऑब्जेक्ट पहुंच गया, मैंने बोला वो 2 मीटर पे पहुंच गया, अगर यहाँ पे वो पहुंच गया तो मैंने बोला यहाँ पे 4 मीटर पे वो पहुंच गया, है ना। अगर उसकी पोजीशन बताने के लिए आपको एक डायमेंशन की जरूरत पड़ रही है, 2 मीटर 4 मीटर, है ना। अगर ऑब्जेक्ट को एक डायमेंशन की जरूरत पड़ती है 3 में से, जैसे आपको 3D बोल दूं मैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, अगर वो सीधे एक ही लाइन में जा रहा है तो हमको एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी, है ना, एक ही लाइन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक रेफरेंस मान लो। तब इसका पोजीशन बताने के लिए मैं बोल सकता हूँ 2 मीटर 4 मीटर, ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा 2 मीटर नॉर्थ और 3 मीटर साउथ, नहीं बोलेंगे ना। तो आप उसी को, जैसे एक स्ट्रेट लाइन में मोशन जो करता है उसको आप बोलोगे क्या, मोशन इन 1D। अगर उसकी पोजीशन को 3 एक्सिस में से या 3 एक्सिस में से एक एक्सिस की जरूरत पड़े, है ना, 3 कोऑर्डिनेट में से एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है तो उसको आप बोलोगे 1D। और 3 में से 2 की जरूरत पड़ रही है तो 2D, और 3 में से तीनों की जरूरत पड़ रही है तो 3D, है ना। जब एक इंसेक्ट है जो वो क्या कर रहा है, फ्लोर पे रेंग रहा है या चल रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, मोशन इन 2D बोलोगे, है ना। अगर किसी प्लेन की मोशन में बात कर देता हूँ, यहीं पे बात करूँ, वो ऐसे चल रहा है, तो अब इसको पोजीशन को दिखाने के लिए आपको तो 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है ना, क्योंकि आप एक्स से भी दिखाओगे और वाई से भी मोशन दिखाओगे, है ना। तो उसको आप बोलोगे क्या, मोशन इन 2D। इसका तो आ जाएगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर सीधी लाइन में मोशन करी तो इसका एग्जाम्पल ये। और 2D का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन द फ्लोर। अगर वो फ्लोर पे क्या कर रहा है, चल रहा है या रेंग रहा है, क्राउलिंग कर रहा है, तो वो आ जाएगा मोशन इन 2D। और 3D की बात तो कर रहा है ना, पतंग, है ना, उड़ी उड़ी जाए, तो पतंग जो भी एक काइट है, अगर हवा में जो मोशन कर रही है उसको आप बोलोगे क्या, 3D। अगर कोई बटरफ्लाई है ना, वो क्या कर रहा है, फ्लाई इन द स्पेस, है ना, एयर, तो उसकी भी मोशन की आ जाएगी, 3D आ जाएगी, है ना। अगर 3 में से एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े तो 1D, 3 में से 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े तो 2D, और तीनों कोऑर्डिनेट की अगर जरूरत पड़ गई उस ऑब्जेक्ट को पोजीशन को डिसाइड करने में, तो उसको आप बोलोगे क्या, मोशन इन 3D, है ना। तो ये था मोशन इन 1D 2D एंड 3D, है ना। अगला पढ़ो, ये क्या आ रहा है, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, है ना। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ मोशन है ना। इसको हटा दो आप, ये वाली चीजें जो है, इसको आप क्या बोलोगे, टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। इसको क्या बोलोगे आप, टाइप्स ऑफ मोशन। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, यहीं पे हम लिख देंगे। चलो, ये क्या हुआ, है ना। टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। टाइप्स ऑफ मोशन कितने टाइप की है, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और रैंडम मोशन। सबको बताइए लीनियर मोशन क्या होता है, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसको आप लीनियर मोशन बोलोगे। रोटेशनल मोशन मतलब जब एक एक्सिस के अराउंड वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ना। फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। रोटेशनल क्या होगा, स्पिनिंग ऑफ ए टॉप, स्पिनिंग रोटेशन ऑफ ए अर्थ। अगर वो एक एक्सिस के अराउंड है वो क्या करता है, रोटेट करता रहता है। जैसे हमारी अर्थ के बारे में मैं बताऊं, है ना,
तो अर्थ के बारे में अगर आपको लिखना है तो क्या आ जाएगा, वो रोटेशन ऑफ अर्थ, सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है जिसकी एक फिक्स पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट से उसकी हमेशा डिस्टेंस जो वो कैसी रहती है, सेम रहती है ना। व्हील की जो मोशन है, अर्थ की मोशन है अराउंड द सन है ना, और क्या बोलोगे आप, फैन की मोशन है। तो ये सारे सारे मोशन किस में आ जाएंगे, सर्कुलर मोशन में। पीरियोडिक मोशन में क्या जाएगा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या जिसमें वो उस पाथ को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता है ना। जैसे एक अर्थ की मोशन ले लो, जैसे वो एक रोटेशन की बात कर दो, वह एक दिन में करता है रोटेशन है ना, तो अगले दिन के बाद फिर वो उसी पाथ पे रिपीट करने लग जाएगा। तो जैसे 1 ईयर में रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उसी पाथ को क्या करने लग जाए, रिपीट करने लग जाए, तो उसको आप बोलोगे क्या, पीरियोडिक मोशन बोलोगे है ना। रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ पेंडुलम, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। मोशन ऑफ क्लॉक, ये सारे सारे, जैसे 1 मिनट में जो सेकंड की एंड है वो कंप्लीट रोटेशन कर लेती है, रिवोल्यूशन कर लेती है एक साइकिल है ना, फिर 1 मिनट के बाद फिर वो उसी पाथ को वापस क्या करती रहती है, रिपीट करती रहती है ना, तो उसको आप बोलोगे क्या, पीरियोडिक मोशन। अगला मोशन क्या आ रहा है, ऑसिलेटरी मोशन है ना। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की मोशन को आप क्या बोलोगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन है ना। अगर दो पॉइंट के बीच की मोशन, वो उसी पॉइंट के बीच में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वो कौन सी हो गई, ऑसिलेटरी मोशन। और रैंडम डायरेक्शन में अगर इधर उधर मोशन कर रहा है तो उसका आप बोलोगे क्या, रैंडम मोशन। मोशन ऑफ काइट्स, मोशन ऑफ बटरफ्लाई, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ऑसिलेटरी में पेंडुलम आ गया आपका है ना, मोशन ऑफ स्विंग आ गया, ये देखो हैंड वाला है ना। आप जब भी चलते हो तो ऐसे चलते हो ना, ऐसे हाथ कैसे करते हो आप, ऐसे करते हो ना, चलते टाइम आप हाथ कैसे करते हो, ऐसे ही करते हो, तो वो आ गया ऑसिलेटरी। पीरियोडिक में मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ मिनट एंड ऑफ क्लॉक, सर्कुलर मोशन है ना, मोशन ऑफ व्हील, मोशन ऑफ आप बोलोगे क्या, अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन है। रोटेशनल, तो रोटेशन ऑफ अर्थ आ गया, स्पिनिंग ऑफ टॉप आ गया। लीनियर मोशन में जब एप्पल किसी पेड़ से गिरता है ना, एक कार, मोशन इन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट रोड, तो उसको आप बोलोगे क्या, लीनियर मोशन है ना। ये टाइप्स ऑफ मोशन थे है ना। वैसे छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे तो इतना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। अगला क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है तो उसको आप बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन। और अगर एक पार्टिकल इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चल रहा है तो उसको आप बोलोगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। ये तो सभी को पता है। ए पार्टिकल, इसको आप क्या बोलोगे, ए पार्टिकल cover equal distance in equal time interval is called यूनिफॉर्म मोशन है ना। जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर ये वाली मोशन t बराबर, यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, जैसे ये वाला जो है t बराबर 0 सेकंड, t बराबर इसको ले लो 1 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड, और लास्ट वाला t बराबर 3 सेकंड है ना। तो आप ये वाला जो है 5 मीटर चला, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, 5 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस भी है कितनी है, 5 मीटर है। तो देखो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस है ना। हर एक सेकंड में वो कितना चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है, तो इसको आप बोलोगे क्या, यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे। और अगर इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चले तो उसको आप बोलोगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए पार्टिकल कवर unequal distance in equal time interval है ना, in equal time interval is called non uniform motion। उसको आप क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे है ना।
अगर इसका एग्जाम्पल लिखना है तो ये t बराबर, ये कौन सा 0 सेकंड है, ये कौन सा है 1 सेकंड है, ये कौन सा है 2 सेकंड है, और ये कौन सा है 3 सेकंड है, ये 5 मीटर चल रहा है। यहाँ पे आप बोल दो 4 मीटर और यहाँ पे आप बोल दो क्या 8 मीटर, है ना। तो हर बार वो क्या चल रहा है, हर सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस चल रहा है, तो इसको आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है तो उसको आप बोलोगे क्या, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। ये तो सारे आपको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला आता है, यहाँ से आपका मेन चैप्टर शुरू होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सभी को वैसे पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस क्या होता है, द इक्वल क्या करोगे, द डिस्टेंस या द लेंथ ऑफ द पाथ कवर, एक्चुअल लेंथ। जैसे मैं बोल दूँ यहाँ से यहाँ गया, है ना, 2 मीटर 4 मीटर और 4 मीटर, ये भी कितना है 2 मीटर है, चलो ये भी कितना है 2 मीटर है। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जैसे जैसे वो चला है उसको आप बोलोगे क्या, डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको आप बोलोगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम की हम बात करें तो 2 मीटर 4 मीटर और 2 मीटर, 4 और 4 कितना हो गया 8 मीटर आपकी क्या हो गई डिस्टेंस, और 4 मीटर आपका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर, उसको आप बोलोगे क्या, डिस्टेंस। और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको आप बोलोगे क्या, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब इसका बहुत सारे पॉइंट है, वैसे भी दोनों की जो यूनिट है वो क्या होगी, मीटर होगी, क्योंकि दोनों लेंथ है ना। द लेंथ ऑफ the length of actual path covered by an object is called distance, है ना। अब इसको आप क्या बोलोगे, द shortest distance between initial and final position is called displacement, है ना। उसको आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहीं पे बात कर दूं, ये वाला पाथ जो है वो कहाँ जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ये वाला पाथ जो है वो क्या है, उसका डिस्टेंस है। और अगर हम बात करें इस वाले पाथ की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ की, तो ये वाला पाथ जो है वो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये वाला पाथ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला पाथ क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, है ना। दोनों की जो यूनिट है वो क्या होगी, ऐसा यूनिट मीटर, उसकी भी कितनी है, मीटर ही है ना। अब बात आती है इनके कुछ डिफरेंस की, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डिस्टेंस है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास एक डायरेक्शन होती है, वो ओनली इनिशियल से फाइनल की तरफ, है ना, उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच से उसको मतलब है, तो ये उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। और डिस्टेंस की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, वो रैंडम जहाँ जाता है उसकी लेंथ को आप काउंट कर लो, वो आ जाएगी आपकी क्या, डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। तो डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है ना, डायरेक्शन नहीं होती तो वो क्या आएगा, डिस्टेंस। और अगर जिसमें डायरेक्शन है तो वो आ जाएगा क्या, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा आ गया, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस कौन सी आ गई है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब वेक्टर क्वांटिटी है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये हमेशा कैसा आएगा, जीरो। अगर इसकी बात करें हम
तो ऐसा यूनिट तो दोनों की सेम ही है, ऐसा यूनिट क्या आ गई, मीटर। और ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। अगर स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव होगी, है ना। और डिस्प्लेस की बात करें तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, पर डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो कभी भी कम नहीं होती, है ना। इट में बी इंक्रीज, ये इंक्रीज, डिक्रीज और जीरो और इंक्रीज द टाइम। अगर आप टाइम को इंक्रीज कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, है ना। ये कुछ भी हो सकता है ना। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये जो है, इट इज ऑलवेज इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगी डिस्टेंस जो है। तो ये कुछ पॉइंट थे, डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी, ये दोनों की यूनिट जो है वो मीटर है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो दोनों हो सकता है। और जो ये जो है डिस्टेंस है, ये हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज होती है, कभी भी कम नहीं होती है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। तो उसी को हम देखेंगे अगले एग्जाम्पल में, ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे, है ना। देखो एक ऑब्जेक्ट है, अब वो उसने शुरुआत कहाँ से करी, अलग अलग है ना। अब पॉइंट दे रखा है ए से बी, अगर ए से बी वो गया तो डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना। ए से बी में वो कितना चला, 4 मीटर चला, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 4 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ गया, 4 मीटर, है ना। आगे बढ़ते जाओ, अगर वो ए से सी गया तो डिस्टेंस जो है वो कितनी आ रही है, 7 मीटर, और ये भी कितना आएगा, 7 मीटर। आगे बढ़ो, ए से सी गया और सी से फिर कहाँ गया, बी। अब की बार जो है ए से सी गया, मतलब 7 और 3 कितना आ गया, ये 10 मीटर। और इनिशियल पोजीशन उसकी ए थी, फाइनल पोजीशन उसकी बी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 4 मीटर है। देखो जैसे जैसे वो आगे जा रहा है, पहले तो इंक्रीज हो रहा था, फिर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगली बात करें हम, ए से सी गया और सी से वापिस कहाँ गया, ए पे आ गया, तो 7 चला और 7 वापिस आया, तो 7 और 7 कितना होता है, 14 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। देखो इंक्रीज भी हो गया, डिक्रीज भी हो गया और जीरो भी हो गया, है ना। तो हम बोल ही रहे थे, अब फिर गया वो ए से सी और सी से कहाँ गया, डी, तो है ना। तो पहले तो चला 7 7 और 14 14 और 5 19 मीटर, तो उसकी डिस्टेंस हो गई। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो माइनस का 5 मीटर, क्योंकि अगर वो उसकी पोजीशन जो है वो वापस पहले इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, अब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसकी पोजीशन को क्रॉस करके जा रहा है, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो इससे आपके सारे पॉइंट प्रूफ होते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब हो सकता है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, साथ ही साथ देखो ये हमेशा क्या होती जा रही है, इंक्रीज कर रही है। ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है ना। तो जो हमने पिछली स्लाइड में जो लिखा था वो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इजीली क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, है ना। अगला देखो पॉइंट, देखो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये तो आप खुद ही कर लोगे। बताओ ए से बी गया, बी से आपने टर्न मारा, टर्न मार के वो कहाँ गया, सी, सी से फिर गया डी, और डी से लास्ट में कहाँ गया, वो ए। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। चलो खुद से ट्राई करो और एक बार चेक करना कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम बात करते हैं पहले डिस्टेंस की, किसकी बात करेंगे हम, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस में क्या है, जितना चल रहा है वो सबके सब ऐड करते जाओ। 5 चला, 3 चला, 5 और 3 कितना होता है, 8, और ये वाली डिस्टेंस आपको नहीं दे रखी है, तो क्या लगाओगे आप, पाइथागोरस। देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये कैसा बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16,
16 और 19 कितना होता है 25 है ना। इसको आप क्या लिखोगे 9 प्लस 16, ये कितना आ रहा है 5 आएगा, अंडर रूट का 25 तो 5 आ रहा है। तो 5 और 3 कितना आया 8, 8 और 5 कितना आ रहा है 13, और 13 और 6 19 मीटर आपका आंसर आ गया डिस्टेंस, है ना। और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात कर रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, तो देखो आप हमको क्या देखना है, छोटी डिस्टेंस देखनी है ना। ए उसका इनिशियल पोजीशन था, ई उसका क्या है फाइनल पोजीशन है। तो सबसे छोटी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है 5, 4, 9, 9 और 6 15 मीटर, है ना। तो इसको आप बोलोगे क्या डिस्प्लेसमेंट, और इसको आप बोलोगे क्या डिस्टेंस, है ना। अब ये इजीली आप कर लोगे, खुद से करो। देखो ए से गया कहाँ भी, वापस कम बैक आया ए, और ए से गया फिर वो कहाँ गया सी, है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये वाली डिस्टेंस में निकालनी है, ये है कितनी डिस्टेंस, वही 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, है ना। तो 144 ये कितना आ रहा है 169, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का। ये वाली डिस्टेंस कितनी आ रही है 13 मीटर आ रही है ना। अब मुझे बताओ ए से बी गया और बी से वापस ए पे आया, तो 12 तो चला और 12 वापस आया, तो 12 और 12 कितना हो गया 24, और 24 के बाद वो कहाँ चला गया 13 सी पे। तो हम बात करें अगर डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस आएगा कितना 12 प्लस 12 प्लस 13, तो कितना आ रहा है ये 7 और 1 2 3 37 मीटर तो आपकी डिस्टेंस हुई। और हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन क्या है उसकी सी। तो इन दोनों के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस जो है वो कितनी आ रही है ए सी, और ए सी आपने निकाल ली है कितनी 13 मीटर। तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पे 13 मीटर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिस्टेंस कितनी हो गई 37 मीटर, है ना। कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन आपको अच्छे से आती है, मैथ्स के रूल थोड़े बहुत पता है तो आप इजीली निकाल लोगे। और कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, पी से गया वो कहाँ पे आर पे गया, है ना। पी टू आर की जर्नी में अलोंग द सर्कल अलोंग द गिवन पाथ, पाथ का मतलब वो ऐसे जा रहा है ना, सर्कल के अलोंग जा रहा है। तो आपको बताना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना। तो हम पहले सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस कितना होगा, देखो ए, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है 2r। देखो नहीं हाफ सर्कल चला ना, डिस्टेंस कितना चला वो हाफ सर्कल, पूरा सर्कल कितना होता है 2 पाई आर, तो एक हाफ सर्कल कितना होगा पाई आर। फिर चला वो बी, अब देखो ये कितना है पाई आर, पाई और डिस्टेंस इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 2r, इतनी वो क्या चला डिस्टेंस चला, है ना। अब देख लो ए की वैल्यू कितनी है 7 पाई, और आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 11 अपॉन पाई, बी की वैल्यू है 8, ये आ रहा है पाई इंटू 2, और ये भी कितना आ रहा है 11 अपॉन पाई। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 11 अपॉन पाई। कौन कौन कट रहा है इसको काटा पीटी कर दो, पाई से पाई गया, पाई से पाई गया, है ना। तो आंसर आ रहा है क्या 7 प्लस 11 प्लस 8 और ये 22, है ना। देखो 7 फिर ये कितना आ रहा है पाई इंटू आर, आर की वैल्यू क्या रखोगे आप 11 बाई पाई, है ना। तो ये 22, ये कितना आ रहा है 33, 33 और 7 कितना आएगा 40, और 40 और 8 48 मीटर, है ना। 8 और 2 कितना आ रहा है 7 और 1 8, 8 और 8 जो है 16, 16 और 2 18, 1 कैरी आया, 2 और 1 3 और 1 4 करेक्ट है ना। हमारी जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है 48 मीटर आ रही है। देखो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, जितना चल रहा है उसको आप सारे को 8 कर दो। ये यहाँ पे चला ए, ये हाफ सर्कल, फिर बी, फिर हाफ सर्कल चला, पूरे सर्कल कितना था 2 पाई इंटू रेडियस, तो 2 पाई और हाफ सर्कल लगा गया पाई इंटू रेडियस, पाई और इसकी रेडियस कितनी थी r थी,
और इसका पाई और इसकी रेडियस कितनी है 2r, तो पाई इंटू 2r कर दिया हमने, है ना। अगर हम बात करेंगे इसकी डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे, देखो डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे, अब यहाँ पे तो ए चला, ये वाली डिस्टेंस छोटी छोटी, सबसे छोटी डिस्टेंस, ऐसा थोड़ी ना कि डिस्प्लेसमेंट के लिए आप वापस से सर्कल चलते रहोगे, तो ये ए, ये वाली डिस्टेंस कितनी है आर और आर, 2r हो गई, बी और 4r, है ना। तो आप लिखोगे इसको ए 2r बी और 4r, है ना। ए की वैल्यू जो है वो 7, 2, आर की वैल्यू रखोगे आप 11/5, 8, 4 और आर की वैल्यू रखोगे आप 11/पाई, 7, 2 इंटू 11, पाई की जगह रखोगे आप 22/7, 8, 4 इंटू 11 और इसकी जगह आप रखोगे क्या 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22। अब देखो ये तो आ रहा है कितना 7, 22 से 22 गया, ये बचा 7 और ये आया 8, देखो 11 2 जा 22, 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, 7 और 7 14, 14 और 14 28, 28 और 8 36, है ना। 28 और 8 कितना होगा 36 मीटर आपका क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया, और डिस्टेंस कितनी आ रही है 48 मीटर आ रही है ना। अच्छा क्वेश्चन था। जैसे जैसे आप देता जा रहा है वैसे वैसे आप कैलकुलेशन करोगे तो आप इजीली क्या कर पाओगे, सारे क्वेश्चन कर पाओगे। यहाँ से आप गए ए, हाफ सर्कल बी, फिर हाफ सर्कल, है ना। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो तो ए 2r बी और 4r जो वैल्यू दे रखी है उसको रख दो, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। अब देखो कुछ सर्कल से रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्कल रिलेटेड क्वेश्चन मतलब अगर हम बात कर रहे हैं 1/1 की, है ना, अगर वो कहाँ जा रहा है ए से बी गया, कहाँ गया वो ए से बी गया, ए से बी गया, तो मुझे ये बताओ कि वो कितनी डिस्टेंस चला और कितना डिस्प्लेसमेंट चला, है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, वो एक्चुअल पाथ कितना चल रहा है ये ए से बी, आपको ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। अगर इस पूरे सर्कल को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, है ना, ये थर्ड पार्ट और ये कौन सा पार्ट है फोर्थ पार्ट, है ना, तो 4 पार्ट मिलके एक सर्कल बना रहे हैं और एक सर्कल कितना होता है 2πr, तो एक पार्ट कितना होगा 2πr डिवाइडेड बाई 4, और इसको आप बोलोगे क्या πr/2, है ना। क्या हो जाएगा ये एक पार्ट की तो डिस्टेंस निकालनी थी हमें, पूरा 4 पार्ट मिलके एक सर्कल बन रहा है, तो एक पार्ट कितना होगा πr/2, है ना। तो डिस्टेंस जो है हमारी कितनी आ रही है, यहाँ पे आप लिख लो क्या डिस्टेंस, तो कितनी आ रही है πr/2, है ना। और यहाँ पे आप लिखोगे क्या डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम बात करेंगे इसकी डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनसे सबसे छोटी डिस्टेंस, है ना। तो क्या मैं बोल दूँ ये जो छोटी डिस्टेंस है वो ये होगी, है ना। अब ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, अगर ये जो रेडियस है ये r है, ये भी r है, तो आप इसको क्या लिखोगे √r² प्लस r², मतलब 2r², अंडर का √2r² मतलब r², इधर ये लिखेंगे ना हम, देखो क्या लिखोगे आप r² प्लस r², है ना। तो ये कितना आ रहा है 2r² और इसका अंडर रूट लोगे आप तो कितना आएगा ये √2 इंटू r, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है √2r, है ना। अब अगर बात करूं मैं कहाँ जा रहा है वो ए से सी जा रहा है, अलोंग द सर्कल की बात कर रहे हैं हम, है ना। अलोंग द सर्कल में ये पूरा कितना चला हाफ सर्कल चला, हाफ सर्कल चला तो पूरा सर्कल कितना होता है 2πr, तो हाफ सर्कल कितना होगा πr। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये r और r, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका 2r, है ना। अगर बात करें हम थर्ड की, ए से गया वो सी और सी से गया वो वापस डी, है ना।
सर्कल के अलोंग बात कर रहे हैं हम, ए से बी गया सी, सी से फिर गया डी। तो अब आप मुझे बताओ उसकी सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही है, इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी ए, फाइनल पोजीशन क्या है उसकी बी। तो ए से बी तक की सबसे छोटी जो डिस्टेंस है वो ये होगी, और ये जो ऊपर वाला सर्कल था वही नीचे बनेगा, ट्राइंगल था, ये आर है ये भी आर है, तो ये भी कितना रहेगा, √2r ही बनेगी, है ना। डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, √2r आएगा, है ना। और हम बात करें डिस्टेंस की, तो अब मुझे बताओ ए से बी, सी से सी और सी से वो कहाँ गया डी। तो डी तक चलने में वो क्या 3 पार्ट चला क्या, है ना। अब वो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, जब 1 पार्ट है πr/2 तो 3 पार्ट कितने होंगे 3πr/2, है ना। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 3πr/2 आ गई, क्योंकि जो 1 पार्ट है वो कितना बना रहा था πr/2, तो 3 पार्ट कितने बनाएंगे 3πr/2। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अगर वो ए से गया क्या सी, और सी से वापस कहाँ गया वो ए से गया सी और सी से वापस कहाँ गया ए पे, तो जो वो क्या मैं बता दूं एक पूरा सर्कल चला, पूरा सर्कल कितना होता है 2πr, और डिस्प्लेसमेंट अब की बार कितना हो गया 0, है ना। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है, इससे पता नहीं कितने हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। 8 क्वेश्चन तो आपको यही दिख रहे हैं, है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट और इसकी डिस्टेंस, पहले वो गया ए से कहाँ गया बी, तो एक पार्ट चला, पूरा पार्ट होता है 2πr, तो एक पार्ट कितना होगा πr/4, मतलब πr/2, है ना। तो πr/2 इसकी क्या हो गई डिस्टेंस, और √2r इसका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। वैसे अगर आप ए से सी चलोगे तो हाफ सर्कल चला, हाफ सर्कल में देखो कितना आ रहा है, ये पूरा सर्कल 2πr होता है, तो हाफ सर्कल कितना होगा πr होगा, है ना। तो ये πr आपकी डिस्टेंस हो गई, और r 2r उसका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। और हम बात करें ए से सी और सी से डी की, तो 3 पार्ट चले, एक पार्ट πr/2, तो 3 पार्ट कितने होंगे 3πr/2। तो वैसे ही अगर हम बात करें ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है, तो √2r इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और वापस ए से चल के वापस ए पे आ गया, तो 2πr और ये 0, है ना, ये आ गया। और अगर ये क्वेश्चन है ना वैल्यू में दे दे r बराबर 1 सेंटीमीटर 2 मीटर, तो पता नहीं कितने क्वेश्चन है ना। तो आप वैसे ही बात करो, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर किसी की रेडियस दे रखी है कितनी 2 सेंटीमीटर, जल्दी बताना कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर दी है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ, है ना, आपको किसका रेशियो निकालना है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस कवर बाय बॉडी ए टू बी, जो जितनी डिस्टेंस चला, और ए टू बी में जो डिस्टेंस चला वो कितनी डिस्टेंस ए टू बी और डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, इन दोनों का रेशियो बताना है। तो डिस्टेंस कितनी है πr/2 और डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसको आप लिखोगे πr/2, है ना। और ये कितना है √2r, r से r गया तो ये कितना आ रहा है π/2√2, है ना, π/2√2, ये इसका क्या आ गया रेशियो आ गया। अब वैसे पता नहीं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर ए से बी गया और आप इसको तो क्या निकालो वो हाफ सर्कल का एक पार्ट का 1/3 पार्ट का ले लो आप क्या डिस्टेंस, है ना। ए से बी का आप क्या ले रहे हो डिस्टेंस, और ए से सी का आप क्या ले लो डिस्प्लेसमेंट, है ना। पता नहीं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। डिस्टेंस आप ले रहे हो कितनी ए से सी की, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो बताना है, रेशो पूछ रहा हूँ मैं, है ना, ए से बी का। क्लियर है, इसका आंसर खुद निकालो और कमेंट करो कितना आंसर आ रहा है, चेक करते हैं ना खुद से कर पाते हो या नहीं। ए से सी का आपको क्या निकालना है डिस्टेंस, और ए से बी का डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों का रेशियो कितना आएगा, है ना। पता नहीं कितने, और वैल्यू कितनी है r बराबर 2 सेंटीमीटर है, r के टर्म में नहीं, आप r की वैल्यू रख के आंसर देना कितना आ रहा है ना। यहाँ पे भी आप अगर r से r तो वैसे ही कटी है, यहाँ पे तो कोई मतलब है नहीं। तो ये आप आंसर खुद से करो और कमेंट बॉक्स में क्या करोगे उसका आंसर लिख के बताओ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसी से पता नहीं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर देख लो, अगर वो स्वाइप कर रहा है,
अगर सर्कल में अगर कुछ एंगल बता रहा है, अब यहाँ पे आप ए से बी गया, अब आप कुछ नहीं बता सकते कितना पार्ट चला कितना पार्ट वो नहीं चला, है ना। तो इसका एक शॉर्ट सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस के लिए गिवन एंगल अपॉन टोटल एंगल, है ना। टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है इंटू 2πr, ये तो क्या हो गई डिस्टेंस। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वो आएगा 2r साइन थीटा बाई 2। साइन की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 40 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 होता है 1, है ना। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल मेक्स 120 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक जाने में वो कितना डिग्री एंगल स्वाइप कर रहा है 120 डिग्री कर रहा है। तो डिस्टेंस अगर हम बात करें किसकी, गिवन एंगल कितना है 120 अपॉन टोटल एंगल, है ना, इंटू 2πr, है ना। तो देखो कितना आ रहा है ये 12 3 जा 6 2/3 πr, है ना, ये उसकी डिस्टेंस हो गई। अगर रेडियस देखे तो आप रेडियस का वैल्यू रख दो। अगर हम बात करें किसकी डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 2r साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मतलब 60 डिग्री, है ना। साइन 60 कितना होता है √3/2, 2r √3/2, 2 से 2 गया तो √3r आपका क्या आ गया आंसर आ गया। और रेडियस रखना है तो रेडियस की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये भी r है और ये भी कितना है r ही है ना, कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब रेडियस है ना। ये जो है ये कुछ एंगल स्वाइप कर रहा है, तो ये थोड़ा सा हायर लेवल है, पर अगर पूछ ले तो हमें पीछे नहीं हटना है। फॉर्मूला याद है तो आप इजीली निकाल लोगे, गिवन एंगल अपॉन टोटल एंगल इंटू 2πr करना है। अगर वो इनिशियल पोजीशन से 120 डिग्री क्या कर रहा है एंगल स्वाइप कर रहा है, तो गिवन एंगल 120 अपॉन टोटल एंगल 360 इंटू 2πr कर दो, है ना। तो ये कितना आ रहा है 3 बार 2/3πr और 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन 60, साइन 60 की √3/2 होता है, 2 से 2 गया √3r, आपका आंसर आ गया, है ना। अगला क्या आ रहा है ये, चलो यहीं पे मैं कुछ एक अलग से क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर कोई डायरेक्शन आपको पता है, ए पर्सन मूव 3 मीटर वेस्ट देन 4 मीटर साउथ, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डायरेक्शन सबको पता ही होगी, है ना, ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। सबसे पहले वो कहाँ गया 3 मीटर वेस्ट में गया, है ना, तो यहाँ से 3 मीटर ले लो, फिर गया वो 4 मीटर साउथ में, तो क्या सबसे छोटी डिस्टेंस ये होगी, इसको आप लोगोगे क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16, ये कितना आ रहा है 25, तो आंसर आएगा आपका कितना 5। ये तो क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। और अगर हम बात करें किसकी डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस जो है जितना चला, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जितना चला, पहले 3 मीटर फिर 4 मीटर, तो आंसर आ रहा है कितना 7 मीटर, है ना। डायरेक्शन के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डायरेक्शन के इजीली आप निकाल सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन देखो एक बार ट्राई करो, ए पर्सन मूव 20 मीटर साउथ, है ना। अगर वो क्या चल रहा है 20 मीटर वो साउथ में चल रहा है, तो क्या होगा 20 मीटर साउथ में चला और 15 मीटर वेस्ट एंड लास्ट 28 मीटर नॉर्थ। आपको इसमें क्या बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है ना। बताओ खुद से ट्राई करो एक बार, जैसे जैसे बोला है, अगर डायग्राम आपने करेक्ट ड्रॉ कर लिया ना,
तो वैसे भी आपको क्वेश्चन सोल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो ए पर्सन मूव 20 मीटर साउथ, अगर वो 20 मीटर कहाँ गया, साउथ में गया, ये लो, है ना, फिर गया 15 मीटर नॉर्थ, नहीं वेस्ट की तरफ, है ना, फिर गया वो क्या लास्ट 28 मीटर, अगर 28 मीटर वो किधर गया, नॉर्थ में गया, तो आपको ये बताना है उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो जितना चल रहा है सबको 8 कर दो, डिस्टेंस कितनी होगी 20, 15 और 28। तो डिस्टेंस में तो हमें कोई लोचा नहीं है, 20 मीटर, 15 मीटर और ये 28 मीटर, 8 5 13 2 2 4 और 5 और ये 63 मीटर। तो क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। अब आपको निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके और इसके बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस मुझे तो ये दिख रही है, आपको पता नहीं क्या दिख रहा है, आपके हिसाब से भी यही आंसर होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे एक आप क्या बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15, ये 20 है और पूरा कितना है 28, है ना। तो 28 में से आप 20 माइनस कर दोगे तो ये बचा हुआ कितना आएगा, 8 मीटर आएगा, है ना। पूरा कितना है 28 मीटर, है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो है ये कितनी दे रखी है 28 दे रखी है। तो 28 में से 20 माइनस कर दो। तो हम बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट की, तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा यहाँ पे भी, क्या 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, है ना। 15 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 5, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये आ रहा है कितना 5 और 4 9 6 और 2 8, 289, 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 17 मीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है 63 मीटर आ रही है ना। जैसे जैसे डायरेक्शन बोलता जाए वैसे वैसे आप सोल्व करते जाओ तो सारे क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे, है ना। तो हमें कोई ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत है नहीं, और स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। आगे पढ़ो। ये आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट थे वे मेरी तरफ से मैंने समझाने की कोशिश करी है। अगला आता है क्या, स्पीड और वेलोसिटी, है ना। तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होगा ये डिस्टेंस, है ना। चलो पूरा लिख देते हैं एक साथ। स्पीड जो होता है वो कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ गई। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। क्लियर है। और अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट भी इसी की क्या होगी, मीटर बाई से मीटर पर सेकंड, है ना। और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी, है ना। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो टाइम को अगर 1 रखोगे तो डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड, है ना। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम उसको आप बोलोगे क्या, और स्पीड बोलोगे, और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी बोलोगे, है ना। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, 2 या 3 डेफिनेशन आप बता सकते हो सिंपल सी फॉर्मूले से। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड हो जाएगी, है ना। और डिस्प्लेसमेंट कवर बाय बॉडी इन 1 सेकंड उसको भी आप बोलोगे वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन 1 सेकंड उसको भी आप बोलोगे क्या, स्पीड। लिख लेना आप, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन 1 सेकंड उसको आप बोलोगे स्पीड, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय 1 सेकंड इस उसको आप बोलोगे क्या, वेलोसिटी, है ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप साफ साफ बोल ही सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है ना। स्पीड पॉजिटिव नेगेटिव ये हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव भी होगी, है ना। और ये जो है
बाकी तो और सब लिख ही लोगे आप, डिस्टेंस है ना, इसमें जो है डायरेक्शन होती है और इसमें डायरेक्शन नहीं होती है ना। अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन की है ना, तो एक छोटा सा पॉइंट है वो यही समझा देता हूं मैं। क्या अगर हम किसी सर्कल की बात कर रहे हैं ना, सर्कल की बात कर रहे हैं, तो अगर इस पॉइंट पे बात करूं मैं, वो 5 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है, इस पॉइंट पे भी वो 5 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है, इस पॉइंट पे भी वो 5 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है, और इस पॉइंट पे भी वो 5 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है ना, 5 मीटर पर सेकंड। तो आप क्या ये बोल सकते हो क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है, पर क्या उस बोल सकते हो कि सर्कुलर में आप यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि स्पीड तो उसकी यूनिफॉर्म है पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि हर बार जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। क्यों? क्योंकि अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, देखो यहाँ पे था क्या, वेस्टवर्ड, और यहाँ पे क्या था, ईस्टवर्ड, आगे अपवर्ड, और ये डाउनवर्ड है। तो अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, है ना। अगर ये 5 मीटर हो रही है, अगर ऐसा क्वेश्चन पे पूछ ले क्या, तो दो डायमीटर के लिए अपोजिट रिलेशन, दो डायमीटर के लिए अपोजिट पॉइंट के बीच में आपको रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड और ये है ना, ये दो डायमीटर के पॉइंट है, तो आप क्या लोगे 5 मीटर, और इसको भी क्या लोगे माइनस का 5 मीटर, तो 5 और 5 कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। क्योंकि रिलेटिव आपको क्या बताना है, रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है, तो ये, और उसको आप साइन कन्वेंशन के साथ रखोगे, एक इस तरफ को आप पॉजिटिव रख रहे हो तो इस तरफ को आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में जो है ना, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, है ना। अच्छे से समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। तो ये हुआ आपका क्या, डिस्टेंस, है ना, वेलोसिटी और स्पीड। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वही है, पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, उसको आप बोलोगे यूनिफॉर्म स्पीड, पार्टिकल कवर एन इक्वल डिस्टेंस विन इक्वल। तो ये है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से डेफिनेशन लिख लो। क्या लिखोगे आप, पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। उसको आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलोगे। और पार्टिकल कवर अनइक्वल डिस्टेंस in equal time interval is called नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। उसको आप क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलोगे। ये हमने पहले भी पढ़ा है ना। कहाँ पे पढ़ा था, ये इधर आ जाओ आप, ये वाला है ना, यहाँ पे लिखा था हमने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट, क्योंकि इस पूरी जर्नी में उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 5, टाइम कितना है 1, तो यहाँ पे जर्नी में उसकी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे भी क्या आएगी 5 मीटर पर सेकंड आएगी, है ना। तो आप बोल सकते हो क्या कि उसकी पूरी जर्नी में जो है जो क्या आया था, स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसी को आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, दोनों एक ही बात है। तो यूनिफॉर्म मोशन को आप यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हो। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होता है ना, ये अच्छा है, एवरेज स्पीड, AVERAGE, एवरेज स्पीड।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। और हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, अपॉन टोटल टाइम। उसको आप क्या बोलोगे, टोटल टाइम बोलोगे, है ना। ये लो, है ना, ये दोनों के फॉर्मूले है। अब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की जरूरत ही क्यों पड़ी है ना, स्पीड से ही तो आप काम चला सकते थे, ऐसा नहीं है ना। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर जर्नी की बात करें जाए, जैसे किसी शादी फंक्शन में या मामा के घर जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि आप हमेशा एक स्पीड से मोशन करते रहोगे। घर से निकलते हो तो कुछ मोशन स्लो होती है, फिर अच्छा सा रोड का ना, खुला रोड मिलने के बाद जो है हाईवे बना हुआ है, वहाँ पर आप स्पीड तेज कर लेते हो, फिर कम कर लेते हो कि कहीं ब्रेकर पे फिर कम आ जाती है, फिर बढ़ जाती है ना। तो आप ऐसा तो नहीं बोलोगे, कोई आपसे पूछ ले कि किस स्पीड से आया भैया तू, है ना, तो आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि मैंने 0 से स्टार्ट करी थी, 10 कर दी, फिर अच्छा रोड मिला तो मैंने स्पीड 100 कर दी, फिर ब्रेकर पे कम कर दी, फिर बढ़ा दी, फिर कम कर दी। तो ऐसे उसको एक्सप्लेन करने नहीं बैठोगे, है ना। तो कहने का मतलब है पूरी जर्नी की एक एवरेज स्पीड बतानी है, तो टोटल जितनी डिस्टेंस चला और टोटल जितना टाइम लगाया, है ना, तो उसको आप बोलोगे क्या, एवरेज स्पीड। और अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम पूछ ले तो उसको आप बोलोगे क्या, एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो पर्टिकुलर टाइम में अगर अलग अलग वेरिएबल स्पीड से वो चल रहा है तो आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड टर्म की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो उसको निकालते कैसे हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल वेलोसिटी में तो डिस्प्लेसमेंट टर्म आ जाती है, और स्पीड में कौन सी टर्म आती है, डिस्टेंस वाली टर्म आ जाती है ना। इसी से रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, देखो पार्टिकल कवर x1 डिस्टेंस इन t1 टाइम, x2 डिस्टेंस इन t2 टाइम, और लास्ट x3 डिस्टेंस इन t3 टाइम, है ना। अगर वो पार्टिकल कवर क्या कर रहा है, अगर मैं यही बोल दूं, यहाँ पे बात करो आप, t1 ये डिस्टेंस कितनी है x1, ये डिस्टेंस कितनी है x2, और टाइम लग रहा है यहाँ पे कितना t1, और यहाँ पे टाइम लग रहा है कितना t2, और यहाँ पे लग रहा है टाइम कितना t3। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, x1 प्लस x2 प्लस x3, t1 प्लस t2 प्लस t3, है ना। टोटल टाइम को ऐड कर दो, टोटल डिस्टेंस को ऐड कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगी। कैश टू ए बॉडी ट्रेवल v1 स्पीड विथ t1 टाइम, v2 स्पीड फॉर t2 टाइम, और v3 स्पीड फॉर t3 टाइम, है ना। टाइम वही है कितना, t1 t2, और टाइम लग रहा है कितनी t3। अब की बार ये जो स्पीड है v2 और v3, v1 v2 v3, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए, टाइम तो है आपके पास, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, v1 इंटू t1 ये वाली डिस्टेंस आ गई, v2 इंटू t2 ये वाली डिस्टेंस आ गई, और v3 इंटू t3 ये वाली डिस्टेंस आ गई। तीनों को ऐड कर दो, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, है ना। ये वैसे भी आप ये फॉर्मूले रटने की ज़रूरत है नहीं, ये बस कुछ केसेस होते हैं तो आप निकाल सकते हो वैसे भी। अगर देखो ये वाली डिस्टेंस, अगर आप पहले क्या दिया था, पहले डिस्टेंस नहीं दी थी, अब की बार टाइम नहीं देगा, है ना। ये s1 डिस्टेंस, ये s2 डिस्टेंस, और ये s3 डिस्टेंस, ये v1 से चल रहा है, ये v2 से चल रहा है, और ये कितने से चल रहा है, v3 से। तो टोटल डिस्टेंस तो है, आपकी बार टोटल टाइम नहीं है। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे, तो s1 अपॉन v1, s2 अपॉन v2, और s3 अपॉन v3, ये टाइम t1 t2 तीनों को ऐड कर दो, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ जाएगा, है ना। तो ये से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं अलग अलग कुछ देके, है ना। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम नहीं दिया है, स्पीड दी है, तो आप डिस्टेंस निकाल लो वेलोसिटी इनटू टाइम करके। अगर डिस्टेंस दिए टाइम नहीं दिया है तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर दो, है ना। तो ये तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट केस,
है ना। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं तो कैलकुलेशन को क्या चुटकी में सोल्व करवा देते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप या प्रोसेस से सोल्व करने जाओगे तो आपको टाइम लगेगा, और अगर वहीं आप क्या बोलोगे इससे आप सोल्व करने जाओगे तो आधा टाइम या आधे से कम टाइम में वो पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। याद रखना मेन इंपॉर्टेंट है, पहला वाला पार्ट देखना क्या वो हाफ टाइम चला, डिस्टेंस चल रहा है ना, हाफ डिस्टेंस वो चला v1 से और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस वो चला किससे। जैसे इस पूरी जर्नी के मैं 2 पार्ट कर देता हूँ, ये h/2 डिस्टेंस और ये भी h/2 डिस्टेंस। अगर ये v1 से चल रहा है और ये किससे चल रहा है v2 से चल रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो क्या उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, है ना। तो एवरेज स्पीड कितनी है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना। चाहो तो आप सोल्व भी कर सकते हो। क्या टोटल डिस्टेंस तो आ गई कितनी, देखो h/2 ये टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे h/2 डिवाइडेड बाई v1 और h/2 डिवाइडेड बाई v2, तो ये कितना आ जाएगा h/2 और h/2 को आप बाहर निकाल लो, h/2 से h/2 गया और 1/2 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये h/2 आप कॉमन निकाल लो, 1/v1 प्लस 1/v2, 1/v1 प्लस 1/v2। देखो सोल्व कर सकते हो आप इसे, है ना। इसको प्रूव कर रहे हैं मैं ना, ये तो आ गया h/2 डिवाइडेड बाई v1 h/2 डिवाइडेड बाई v2। अगर ये s आ रहा है h/2 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा v1 प्लस v2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, s से s गया तो 2 ऊपर आया, यहाँ पे आप v1 v2 क्या लोगे एलसीएम और v1 प्लस v2 क्या आ जाएगा ये, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना। तो ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया। अगर स्टेप बाय स्टेप आप सोल्व करते जाओगे तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा, और वहीं आप डायरेक्टली आप बोल दोगे ये, तो जैसे मैं बोल दूँ कितना आ रहा है ये 40 × 60, है ना। हाफ टाइम तो वो चला कितने, हाफ डिस्टेंस वो चला 40 से, हाफ डिस्टेंस चला वो 60 से। तो कुछ भी नहीं करना, क्या करोगे आप 2 × 40 × 60, है ना। तो 40 + 60, 40 + 60 कितना था 100, है ना। तो 2 × 40 × 60 और ये कितना आ रहा है 100, 2 0 से 2 0 गई, 4 8 4 2 8 6 48, है ना। अब ये 1 सेकंड में आंसर आ गया। और वैसे आप अगर इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। अगर बात करें हम हाफ ऑफ टाइम की, तो हाफ ऑफ टाइम में उसकी स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। इसी प्रोसेस से आप करोगे तो ये भी सोल्व हो जाएगा। और अगर हाफ डिस्टेंस, हाफ ऑफ टाइम और ये 1/3 डिस्टेंस, है ना, पूरी जर्नी के 3 पार्ट कर दो। देखो ये h/3, ये भी h/3 और ये भी कितनी है h/3। ये डिस्टेंस चला u मीटर v और w। तो आपको अगर एवरेज स्पीड बतानी है तो 3u/v/w, u × v प्लस v × w प्लस w × u, है ना। ये फॉर्मूला का यूज़ करो, आप डायरेक्टली आप आंसर निकाल लोगे, है ना। अब इसके लिए आप क्या करोगे, डायरेक्टली तीनों की डिस्टेंस तो s आएगी, इसके लिए आप क्या करोगे h/3 अपॉन u, h/3 अपॉन v, h/3 अपॉन w, तीनों को आप क्या कर दोगे 8 कर दोगे, तो डेरिवेशन आपका आ जाएगा, है ना। ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो पढ़ा है आपने ये आप खुद से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर केस थे तो हमने डिस्कस कर लिए। आगे सेशन में आप देखोगे क्या इसी से रिलेटेड हम आज कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल लेके आएंगे, है ना। तो आज के लिए काफ़ी है इतने पार्ट में। थैंक यू।